गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को कैसे करना है, और हम देखेंगे कि इसके बीच में क्या क्या डाउट्स जनरली एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दोज डाउट्स। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो कई सारे डिफरेंट डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं उसको लेकर के कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, क्या एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है या विदाउट टाइम टेबल भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स मटेरियल हमें पढ़ने चाहिए, कितना सारा मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही और भी कई सारी चीज़ें आती हैं कि मोटिवेटेड अपने आप को इस बीच में कैसे रखें, स्ट्रेस कैसे ना लें, और अगर किसी रीज़न से एक बार फेलियर मिलता है देन हाउ टू मूव ऑन। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को देखेंगे कि कैसे एक स्मूथ वे में हमारी प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम कर सकते हैं एंड कैसे हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि कई बार माइंड में ये डाउट रहता है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में। और ये जनरली सबके माइंड में जब हम कोई भी चीज़ की कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये एक लगभग फर्स्ट डाउट हमारे माइंड में आता है कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिन में 18 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 12 घंटे हम पढ़ते थे। बट मेरे हिसाब से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम को लेकर है वो है कंसिस्टेंसी हमें होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन का जो टाइम फ्रेम है वो जनरली लंबा होता है और मिनिमम 10 मंथ से लेकर के 1 साल तक, फ्रॉम 10 मंथ्स टू 1 ईयर, ये मिनिमम टाइम है किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन को जिसके लिए हमें देना है। चाहे हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, लगभग 1 साल का समय उसकी प्रिपरेशन में हमें पूरा लगता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंटिन्यूस पढ़ाई हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पढ़ लिए और उसके बाद एक लंबा ब्रेक हमने बीच में दे दिया। तो इस अगर बीच में काफ़ी गैप्स होंगे तो वो एक प्रिपरेशन हमारी स्मूथ नहीं होने वाली है। जहाँ तक एक दिन की बात है कि दिन में कितने घंटे पढ़ें, तो वो डेफिनेटली वेरी करने वाला है। हम ये नहीं कर सकते कि डेली हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता हमारे लिए। वेरी कर सकता है, किसी दिन हो सकता है हम 10 घंटे पढ़ लें, किस दिन हो सकता है 5 ही घंटे पढ़ें, और किस दिन हो सकता है ना भी पढ़ें। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। तो जहाँ तक टाइम को मैनेज करने की बात है एक दिन के, तो रादर देन मैनेजिंग इट इन आवर्स, घंटे में मैनेज करने की बजाय अगर हम दिन के छोटे छोटे टारगेट्स बना लें तो वो बड़ा बेनिफिशियल हमारे लिए रहने वाला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टारगेट्स किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले हमारे पास 2-3 तरीके के टारगेट होने चाहिए: लॉन्ग टर्म टारगेट्स, मीडियम टर्म टारगेट्स और शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट टारगेट्स। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 1 साल अगर हमारी प्रिपरेशन का फेज़ है कि हमें 1 साल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो सिलेबस को देखते हुए, स्टडी मटेरियल को देखते हुए एक पूरे ईयर का एक एनुअल टाइम फ्रेम हमें बना के चलना है कि ओके, इस एग्ज़ाम में ये 10 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इस 10 सब्जेक्ट के लिए मैं ये सोर्स बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा इस ईयर का टाइम फ्रेम ये है कि इस मंथ में ये सब्जेक्ट मैं करने वाला हूँ, सेकेंड मंथ में ये सब्जेक्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद इनिशियल 5 मंथ में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा और बाद के 5 मंथ में 1 या 2 बार मैं रिविज़न करने वाला हूँ। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है एक ब्रॉड टाइम फ्रेम की, एक एनुअल ब्रॉड टाइम फ्रेम की। उसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम बनाएंगे अपना कि इस मंथ का मेरा टारगेट ये 2 सब्जेक्ट्स करने का है, इन 2 सब्जेक्ट्स के 5-5 चैप्टर मैं इस पर्टिकुलर मंथ में करूँगा। तो ये सेकेंड टाइम फ्रेम हमारा मीडियम टर्म गोल बनेगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट है इस मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के साथ कंसिस्टेंसी रखते हुए हम डेली टाइम फ्रेम बनाएं कि ठीक है, आज सुबह उठते ही मैंने टाइम फ्रेम बना लिया कि आज हम पूरे दिन में 2 चैप्टर हिस्ट्री के और 2 चैप्टर ज्योग्राफी के करने वाले हैं। अब इसमें कितना भी टाइम लगे, चाहे अगर ये 5 घंटे पूरा हो जाता है तो वेल एंड गुड, 6 घंटे लगते हैं तो 6 घंटे लगने दो। और ये डिसाइड करना कि आज कितने चैप्टर करने हैं ये हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें पता है कि हम एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं,
उसके अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड हमने गोल सेट कर लिया कि आज मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है। अगर वो टारगेट हम कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी टाइम हमारे पास फ्री है तो हम उसको दूसरी चीज़ों में दे सकते हैं। और एक बार जब हमने एक दिन का टाइम फ्रेम रखा और उस चीज़ को हमने उस टाइम में कंप्लीट कर लिया तो एक अपने आप में एक मोटिवेशन आता है कि यस वी हैव कंप्लीटेड रिक्वायर्ड टास्क इन द गिवन टाइम। तो ये सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आती है वो ये है कि दिन के सभी घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है और दिन के कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इफ़िशियंसी उस रिक्वायर्ड लेवल की नहीं होती है। कई बार जैसे कि हमें लगता है कि हाँ तो 4 पेज पढ़ने में हमने 1 घंटा लगा दिया, जबकि कल जब हमने 4 पेज पढ़े थे तो 20 मिनट में ही हमने 4 पेज कर लिए थे। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम डे स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग में तो हमारी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है, उस टाइम हाई इफ़िशियंसी होती है, कंसंट्रेशन भी अच्छी होती है। जनरली मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग नून तक अप टू 12 और 1 PM हमारी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है और उसके बाद जैसे जैसे दिन डिग्रेड करता है हमारी इफ़िशियंसी लेवल थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है। तो यहाँ पर हमें बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन लेना है कि जो मोर इफिशियंट टाइम है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इफिशियंट है, तो उस टाइम पे हम कुछ नई चीज़ पढ़ें और बाद के टाइम को जहाँ पे एफिशिएंसी कम होने वाली है, कंसंट्रेशन पावर कम होने वाली है या हमें उतना इजीली समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, उस टाइम को हम रिवीजन के लिए दे सकते हैं। तो अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो मॉर्निंग के 3-4 घंटे हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम जो भी चीज़ है वो नया सिलेबस पढ़ेंगे, जो चीज़ हमने पहले नहीं की है। और बाद के आवर्स जो हैं इवनिंग के आवर्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम उस तरीके से डिवोट करेंगे कि वहाँ पे हम वो चीज़ पढ़ें जो हमने पहले पढ़ रखी है और उसको रिवाइज करना है। दूसरा, हमारा जो भी टाइम टेबल है वो डिपेंड करेगा हम अभी किस लेवल पे हैं, हम स्कूल में हैं या फिर हम कॉलेज में हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फ्री टाइम कौन सा है। सपोज हमारी 9 to 5 की जॉब है तो हमें देखना पड़ेगा कि ओके सुबह 9 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद हमारे पास ये टाइम फ्री टाइम है, इसमें ये टाइम ज़्यादा इफिशियंट हम पढ़ पाते हैं, इस टाइम में हमारी इफिशियंसी थोड़ी डाउन होती है। और उसके अकॉर्डिंग हर एस्पिरेंट का अपना एक यूनिक टाइम फ्रेम होगा, अपना एक यूनिक टाइम टेबल होगा। तो अपने टाइम टेबल में स्टडी आवर्स को बहुत ही सोच समझ के डालें कि किन घंटों में हमें पढ़ना है, किस टाइम फ्रेम में हमें पढ़ना है और कैसे उस टाइम फ्रेम का मोस्ट इफिशिएंटली हमें यूटिलाइज करना है। दूसरी चीज़ टाइम फ्रेम से रिलेटेड ये है कि हमारे डेली टाइम टेबल में पढ़ाई के अलावा और जो डेली कंपलसरी एक्टिविटीज़ हैं लाइक स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या जॉब पर जाना है, उनके अलावा थोड़ा सा टाइम फ्रेम एक फिजिकल एक्सरसाइज का, योगा या मेडिटेशन अगर हम ये सब कर सकते हैं, इसका भी अगर हम रखें तो ये बड़ा फ़ायदा करने वाला है। अगर थोड़ी बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी में हम वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो खेल सकते हैं हम लोग, अगर जिम जाते हैं तो जिम जा सकते हैं या घर पे ही हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अगर एक फिजिकल एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन हम कर सकते हैं, देन ये बड़ा अच्छा रहेगा अगर हम इसको अपने टाइम टेबल में जोड़ लेते हैं। तो मॉर्निंग आवर्स 1 आवर हम दे सकते हैं इस चीज़ को, आप चाहे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए या फिर योगा कर लीजिए, कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक हमारी बॉडी फिट रहने वाली है, दूसरी चीज़ एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल इससे हमारा बढ़ने वाला है। और जो जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, जल्दी थकान हो जाती है, जो स्टडी फटीग होता है कि पढ़ने के बाद थक जाने वाले हैं, माइंड फटीग हो जाता है, तो वो सब चीज़ों से हमें ये करने से बड़ा हेल्प मिलने वाली है। तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से शेड्यूल करें कि थोड़ा बहुत टाइम इस चीज़ के लिए हम दे दें और अपना लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके का रखें कि सपोज पढ़ भी रहे हैं तो एक ही पोज में बैठे बैठे ना पढ़ें, कोशिश करें कि बीच में थोड़ा बहुत घूम के पढ़ लें, चल लें। इससे क्या होगा, बॉडी कंटिन्यूसली एक्टिव मोशन में रहेगी तो हमने जो पढ़ा है वो हमें याद भी रहेगा। तो जो भूलने की कई बार रहती है कि हम पढ़ते तो बार बार हैं लेकिन भूल जाते हैं, डेफिनेटली जो भूलना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ हमें याद नहीं रहने वाला है, बट फिर भी उसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है।
एक तो रिवीजन, कंटिन्यूस रिवीजन करना है हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका, और दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज अगर अच्छी रहेगी, योगा मेडिटेशन अगर हम करेंगे या एक्टिविटी लेवल हमारा बॉडी का ठीक रहेगा, खाली बैठे हुए नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो इससे भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जो रिमेंबरिंग पावर है हमारी, चीज़ों को पढ़ के याद रखने की पावर जो है वो हमारी बढ़ने वाली है। इसके साथ ही कोशिश करें कि अगर दिन में थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम दें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम दें। हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को एक बार देखने की ज़रूरत है, सेल्फ एनालाइज करने की उस चीज़ को ज़रूरत है। हॉबीज़ कुछ भी हो सकती हैं। हॉबीज़ कोई स्पोर्ट्स होता है, हमें अच्छा लग सकता है, म्यूज़िक में भी ये हॉबी कि हम गाने में अच्छे हैं, सिंगिंग हमारी अच्छी है, डांसिंग में भी ये हॉबी, कोई एक अदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हॉबी हो सकती है, डिजिटल हॉबी हो सकती है हमारी, कुकिंग एक हॉबी हो सकती है, नोवेल पढ़ना एक हॉबी हो सकती है, अच्छी बुक्स पढ़ना हॉबी हो सकती है। तो ये हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और क्या हम उस एक्टिविटी के लिए खुद को ग्रूम कर रहे हैं या नहीं, हम खुद को टाइम दे पा रहे हैं या नहीं। डेफिनेटली फ्री टाइम मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्री टाइम नहीं होता हमारे पास, फ्री टाइम होता है, हम सारे दिन नहीं पढ़ते रहते हैं। बस देखना ये है कि उस फ्री टाइम को हम यूटिलाइज इस तरीके से करें कि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और साथ साथ बर्डन भी हमें ना लगे, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने से भी एक ये बर्डन लगता है कि हम लीजर टाइम तो हमारा वेस्ट हो गया है, लीजर टाइम तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं सारे दिन। तो बेटर ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड हॉबी, कि जो हमें अच्छी लगती है और हम फ्री टाइम में करते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो अपना दिन का एक टाइम टेबल एक इस तरीके से हमें मैनेज करना है इसमें कि सारी चीज़ों को एक ऑप्टिमम टाइम हम दे रहे हैं। साथ ही बीच में कभी मूवीज़ अगर मन करता है तो हम बीच में थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश के लिए देख सकते हैं, बाहर आउटिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं, बट किसी भी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं है, डोंट्स भी देखने ज़रूरी हैं कि हर टाइम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स में लगे हुए हैं, तो इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। ठीक है, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत 15 मिनट आधा घंटा उस चीज़ को कर लिया, देन इट्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ में वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम को अपने एक वेल मेंटेन टाइम टेबल के साथ हमें मैच करना है, और ज़रूरी नहीं है कि डेली टाइम शेड्यूल हम एक अपना चार्ट करके बना के ही रखें, एक माइंड में भी हम टाइम फ्रेम जनरेट कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। एक तीसरा सबसे बड़ा डाउट प्रिपरेशन स्टेज में आता है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, और अब तो वैसे भी ऑनलाइन के दौर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल एक ओवरवेल्म्ड हो गए हैं हम लोग। कोई भी आप सब्जेक्ट देखें, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, थाउजेंड्स ऑफ स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल, थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग आर अवेलेबल, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बहुत सारा मटेरियल, एक अथाह मटेरियल मार्केट में आया हुआ है। और ये भी एक ट्रू फैक्ट है कि हम सारा मटेरियल नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें एक चूज़ करने की ज़रूरत है कि अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस उसकी वेबसाइट पे पोस्ट किया हुआ होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टडी मटेरियल हमें रेफ़र करना है, वो हमें पहले से ही चूज़ करके रखना है। सपोज सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। हमें देखना है कि हर सब्जेक्ट की हम बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागें, हर सब्जेक्ट की एक ऐसी बेस बुक को सर्च करना ज़रूरी है जिसमें सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। एक सब्जेक्ट की एक बेस बुक रखें, क्योंकि उसको हमें बार बार रिवाइज भी करना है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। तो वो बेस बुक लेकर के उसको कई बार अब हमें रिवाइज करना है, कंटिन्यूस रिवीजन उसका करना है। इसके अलावा अगर हम कोई और मटेरियल फॉलो भी कर रहे हैं तो अब उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक बेस मटेरियल तैयार कर लिया है जो कि सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस मटेरियल को कि उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, और काफ़ी इफिशिएंटली कम वर्ड्स में उसने चीज़ें समझा रखी हैं, हमें समझ में आ रहा है। तो वो मटेरियल हमें पढ़ना है और रिवाइज करना है बार बार। उसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल मटेरियल पढ़ रहे हैं तो अब उसको बार बार रिवाइज करने की हमें टेंशन नहीं है। डेफिनेटली हम एडिशनल मटेरियल पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स पे जाकर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाकर जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं, बट अब उसको बार बार रिवाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पहला, एक टाइम फ्रेम हमें बनाकर रखना है। दूसरा,
स्टडी मटेरियल को चूज करना, और तीसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी को बूस्ट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस लंबी प्रिपरेशन में कई बार 2 साल भी लग जाते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, कई बार 3 साल भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा बन गया है आजकल। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए पहले सबसे पहली चीज़ हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा डाइट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि निगेटिव स्ट्रेस, निगेटिव इमोशन जितना कम होगा उतना हम मोटिवेटेड चीज़ को लेकर के रहेंगे, उतना हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज़ है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें हमें सक्सेस मिलती है तो ये एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अपने आप को कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहें, सेल्फ एनालाइज करते रहें, खुद के टेस्ट लेते रहें, या तो कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या प्रीवियस ईयर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लें। तो हमने जो भी सब्जेक्ट किया है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट हम उसका खुद का लें कि हमने जो पढ़ा है वो हमने कितना हद तक एग्ज़ाम से रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। क्या जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अब इसको पढ़ने के बाद मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं। तो एक टेस्ट सीरीज हम कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे हमें कंटिन्यूसली हम अपने आप को एनालाइज करते रहते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, और अगर टेस्ट सीरीज में हम अच्छा करते हैं तो ये अपने आप एक मोटिवेशन का सोर्स होता है आगे पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें अपने फेलियर को भी एनालाइज करना है। अगर इन दैट केस कि टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम बढ़िया नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं उस टेस्ट को, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है। तो वहाँ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि रूट कॉज क्या है। मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो क्यों नहीं आए, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, उस सब्जेक्ट के किस पोर्शन में हम वीक हैं। तो वहाँ टाइम देने की ज़रूरत है। क्या हमारा पेपर सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी सही नहीं है, या फिर हमने जो सोर्स चूज़ किया है वो ठीक नहीं है, या हमने प्रॉपर रिविज़न नहीं किया है। वो खुद को एनालाइज अब हमें टेस्ट के माध्यम से करना है। और अगर इस तरीके से हम कंटिन्यूस प्लानिंग के साथ अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली प्रिपरेशन फेज भी काफ़ी स्मूथ रहने वाला है और सक्सेस भी हमें मिलने वाली है उसके बाद। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है कि एक सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें। अगर ये चीज़ हमारे माइंड में रहेगी कि नहीं ये एग्ज़ाम तो हमें क्लियर करना ही है, तो ये भी कई बार एक नेगेटिव स्ट्रेस जनरेट करता है। हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जितना हम दे रहे हैं क्या वो हमारा 100% है या नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या उस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लेवल से रिक्वायर्ड है या नहीं। बस हमें उतना ही ध्यान देना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी एग्ज़ाम में अब क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, उसकी अननेसेसरली बहुत ज़्यादा हमें टेंशन उससे पहले नहीं करनी है। तो मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो में यही कुछ टिप्स थे कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ताकि एग्ज़ाम में हम एक अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।